कांता की पहली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से कांता देवी नाम की घरेलू कामगार महिला को वोटिंग की लाइन में समानता का अनुभव हुआ, लेकिन शाम होते होते किस तरीके से उसके मन का यह भ्रम टूट गया और आर्थिक आधार पर उसको असमानता का अनुभव हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि के रूप में हमने देखा था कि जाति के आधार पर किस तरीके से भेदभाव किया जाता था, और अंसारी दंपत्ति के रूप में हमने देखा था कि धर्म के आधार पर किस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। आज की इस दूसरी वीडियो में हम उससे आगे की कहानी का वर्णन करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं मानवीय गरिमा का मूल्य। हालांकि भारत में सभी लोगों को समान माना गया है, लेकिन फिर भी आए दिन लोगों के बीच तरह तरह से विभिन्न प्रकार से असमान व्यवहार किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया गया था, जबकि अंसारी दंपत्ति के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव किया गया था। आमतौर पर जिन लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, यह असमान व्यवहार उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, और इस असमान व्यवहार के कारण जब उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है तो कई बार व्यक्ति वह करने में चूक जाता है जो वह तब कर सकता है जबकि उसके साथ समान व्यवहार किया जाए, क्योंकि उसको इतना आघात पहुंचता है कि उस कार्य में आगे बढ़ने के बारे में वो बढ़ने के बारे में सोचना छोड़ देता है और टूटकर बिखर जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति के साथ जब असमानता का व्यवहार किया जाता है तो इससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की कहानी। इसके बाद का जो बिंदु है वह है भारतीय लोकतंत्र में समानता। दोस्तों, भारत का संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और भारत का सबसे बड़ा दस्तावेज इसको माना जाता है। 1950 में 26 जनवरी को जब इसे लागू किया गया था तो इसके अनुसार धर्म, जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति आदि किसी भी आधार पर भेदभाव करने का निषेध कर दिया गया था। लेकिन फिर भी हमारे समाज में प्रतिदिन अलग अलग तरह के असमानता के उदाहरण देखे जाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को इस कारण से असमान व्यवहार का सामना करना पड़ा क्योंकि वह एक निम्न जाति से संबंधित था। अंसारी दंपत्ति को इसलिए असमानता का सामना करना पड़ा क्योंकि वे मुस्लिम धर्म को मानते थे। दोस्तों, असमानता के संबंध में भारत का संविधान कहता है कि कानून के समक्ष समानता है, यानी कि कानून की नजर में सारे लोग समान हैं और जो भी कानून बनाया जाएगा वह राष्ट्रपति से लेकर एक सामान्य नागरिक तक सभी पर समान रूप से लागू होगा। उस कानून को सारे लोग समान रूप से मानेंगे और कानून तोड़ने पर सभी को समान सजा दी जाएगी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत का संविधान समानता स्थापित करने के संबंध में यह कहता है। इसके अलावा भारत का संविधान धर्म, जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति आदि किसी भी आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को मना करता है, किसी भी आधार पर भेदभाव का खंडन करता है, और यह कहता है कि किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में इनमें से किसी भी आधार पर व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा भारत का संविधान लोगों को यह भी आश्वासन देता है कि सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने के संबंध में, चाहे वे पार्क में जाना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, किसी सार्वजनिक स्थान का प्रयोग करना चाहते हैं, वे सब समान हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार का असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने के संबंध में भारत के सभी लोग समान माने गए हैं भारत के संविधान के द्वारा। दोस्तों, भारत के संविधान में समानता को जिस तरीके से देखा गया है उसके हम दो आयाम देख सकते हैं। पहला तो वह कानून बनाकर इस समानता को स्थापित कर सकता है और दूसरा योजनाओं को लागू करके इस समानता को प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। नीतियों के रूप में हम कैसे देख सकते हैं कि योजनाओं के रूप में कि इस समानता को स्थापित किया जाए, इसका एक अच्छा उदाहरण हमें विद्यालयों में बांटे जाने वाले मिड डे मील के रूप में दिखाई देता है। 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उससे पहले समाज के एक बड़े हिस्से को स्कूल जाकर शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1950 के भारतीय संविधान के द्वारा सभी लोगों के लिए स्कूल के द्वार खोल दिए गए थे। ऐसे में वह तबका जो अब तक विद्यालय से दूर था, पहली बार वह विद्यालय में आया, लेकिन देखा गया कि वह तबका जो
संविधान लागू होने के बाद स्कूल आया था, वह विद्यालय में टिक ही नहीं पा रहा था। और जब इसके कारणों का अध्ययन किया गया तो देखा गया कि इनमें से बहुत सारे बच्चे भूखे पेट सुबह स्कूल आ जाते हैं, माता पिता अपने अपने काम पर चले जाते हैं, बच्चे भूख के कारण इस विद्यालय में टिक नहीं पाते हैं, इसीलिए वे विद्यालय से भाग जाते हैं या विद्यालय आने के बाद पढ़ ही नहीं पाते और फेल होकर लगातार फेल होते रहते हैं, इसीलिए विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं। और यह भी देखा गया कि आधी छुट्टी के समय जब बच्चों को खाने का वक्त दिया जाता है तो बहुत सारे बच्चे खाना खाने के लिए विद्यालय से घर आते हैं और घर आने के बाद वे वापस विद्यालय जाते ही नहीं बल्कि घर पर ही रुक जाते हैं। तो ये एक ऐसी गंभीर समस्या थी जिसकी ओर भारत की सरकार ने ध्यान दिया और इस संबंध में सबसे पहले तमिलनाडु की सरकार ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम या मिड डे मील योजना को शुरू किया। और यह योजना अपने आप में बहुत सफल रही क्योंकि न केवल विद्यालय में आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई, वे स्कूल में टिकने भी लगे। आधी छुट्टी के समय जब खाना खाने के लिए वे घर जाते थे और घर से वापस नहीं आते थे, इस तरह के केसेस की संख्या भी बहुत कम हो गई, मामूली हो गई। इसीलिए सन 2001 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह हुक्म जारी किया कि 6 महीने के अंदर ही अंदर मध्याह्न भोजन या मिड डे मील की योजना को भारत के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया जाए। दोस्तों, समानता स्थापित करने के संबंध में मिड डे मील योजना अपने आप में एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इस्तेमाल की गई और इसके अनेक सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आए। इसके परिणामों को हम इस रूप में देख सकते हैं कि बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ और बड़ी संख्या में बच्चे विद्यालय आने लगे। वे बच्चे जो पहले अक्सर भूख के कारण स्कूल छोड़ जाते थे या स्कूल आने के बाद विद्यालय में टिक नहीं पाते थे और कम समय में ही विद्यालय से अपने घर चले जाते थे, ऐसे बच्चों की संख्या में कमी हुई और लगातार विद्यालय आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी, विद्यालय में टिकने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी। इसके अलावा अनेक विद्यालयों में दोस्तों इस मिड डे मील योजना को जातिगत बंधनों को तोड़ने के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अनेक विद्यालयों में ऐसी महिलाओं को खाना बनाने के लिए और बांटने के लिए रखा गया जो खुद निम्न जाति से आती थी, क्योंकि निम्न जाति के लोगों द्वारा बनाया गया खाना और परोसा जाने वाला खाना सभी जाति के लोग बच्चे इकट्ठे मिलकर खाते थे। इसीलिए जाति के आधार पर जो बंधन स्थापित थे वो टूटने शुरू हो गए। इस प्रकार मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को 2 रूपों में इस्तेमाल किया गया। पहला तो इसके द्वारा उन बच्चों को विद्यालय आने के लिए आमंत्रित किया गया जो भूख के कारण विद्यालय से चूक जाते थे या विद्यालय में टिक नहीं पाते थे, और दूसरा जातिगत बंधनों को तोड़ने के एक हथियार के रूप में भी इस योजना का इस्तेमाल किया गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने भारत की शिक्षा व्यवस्था की समस्त समस्याओं का समाधान कर दिया है, बल्कि इस दिशा में अभी और भी कार्य करने आवश्यक है। इस दिशा में अभी और भी आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हालांकि इस योजना ने भारत में स्कूलों में बच्चों की संख्या को तो बढ़ा दिया है, वो बच्चे स्कूल आकर टिकने लगे हैं जो अब तक विद्यालय आते ही नहीं थे या आकर टिकते नहीं थे, बल्कि ऐसे विद्यालयों में अक्सर उन लोगों के बच्चे आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। जबकि जरूरत इस बात की है कि भारत में शिक्षा के आधार पर उच्च तथा निम्न वर्ग के बीच समानता स्थापित की जाए और मानसिक दृष्टिकोण या लोगों के दृष्टिकोण को परिवर्तित करने की सबसे पहले आवश्यकता है, क्योंकि इस दिशा में हम तब तक परिवर्तन नहीं कर सकते, तब तक बदलाव नहीं लाया जा सकता जब तक कि लोगों की मानसिकता को ना बदल दिया जाए। और मानसिकता को बदलना कोई आसान काम नहीं है। मानसिकता एक लंबे समय में बदलती है, धीरे धीरे बदलती है। इसीलिए अभी भी हमें इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं इससे आगे की कहानी। अगला जो बिंदु है वह है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। दोस्तों, अब तक हमने भारतीय महाद्वीप में उपमहाद्वीप में असमान व्यवहार के आधार पर लोगों के बीच किए जाने वाले भेदभाव का अध्ययन किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह इस तरीके का भेदभाव हमें सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है, बल्कि दुनिया के अन्य लोकतंत्रों में भी हमें अनेक आधारों पर अनेक प्रकार से किया जाने वाला भेदभाव देखने को मिलता है। और यहाँ तक कि अमेरिका, जो दुनिया में सबसे ताकतवर देश माना जाता है, सबसे समृद्ध देश माना जाता है, वह भी असमानता से पूरी तरीके से अछूता नहीं है। वहां जिस तरीके का भेदभाव किया जाता था वह अफ्रो अमेरिकन लोगों के साथ
रंग के आधार पर और राष्ट्रीयता के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव था। अमेरिकी महाद्वीप में बड़ी संख्या अश्वेत लोगों की है और लंबे समय तक उनके साथ रंग के आधार पर और अलग राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा। और गजब की बात यह थी कि उन लोगों के साथ जो यह भेदभाव किया जाता था राष्ट्रीयता के आधार पर और रंग के आधार पर, कानून भी इसका समर्थन करता था। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं चाहूंगा कि हम इस बात पर दृष्टिपात करें कि आखिर अमेरिका में ये अश्वेत लोग आए कहां से थे और क्यों उनके साथ यह असमान व्यवहार किया जाता था। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दो भागों में बटा हुआ है, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका, और दोनों ही महाद्वीप माने जाते हैं। उत्तर अमेरिका की खोज इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम जैसे यूरोपीय देशों के द्वारा की गई थी, जबकि दक्षिण अमेरिका की खोज स्पेन और पुर्तगाल के द्वारा की गई थी। दक्षिण अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वह पूरी तरीके से दासों के श्रम के ऊपर आधारित थी, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने जब दक्षिण अमेरिका को खोजा था तो इसके कारण वहां पर बड़े बड़े बागान स्थापित किए गए थे। इन बागानों में काम करने के लिए दक्षिण अमेरिका के लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था, लेकिन एक बिंदु के बाद जब वहां के लोगों ने इस बलपूर्वक काम करवाने का विरोध करना शुरू कर दिया तो पश्चिम अफ्रीका से दास खरीदकर दक्षिण अमेरिका पहुंचाए जाने लगे। और बड़ी संख्या में जब दास वहां पहुंच गए तो वहां दास श्रम के ऊपर आधारित बड़ी बागान व्यवस्था स्थापित हो गई। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे अमेरिका के लोगों में मानवता की भावना का जन्म हुआ और उन्होंने दासों के साथ किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार का विरोध करना शुरू कर दिया। जबकि उत्तर अमेरिका की अर्थव्यवस्था बड़े बड़े उद्योगों पर आधारित थी, इसीलिए 1860 से लेकर 1864 के बीच अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण और उत्तर अमेरिका महाद्वीप में गृह युद्ध लड़ा गया। दक्षिण अमेरिका दासता का समर्थन करता था, जबकि उत्तर अमेरिका दासता को खत्म करना चाहता था। तो 1860 से लेकर 1864 के बीच जो अमेरिकी गृह युद्ध हुआ उसमें उत्तर अमेरिका की जीत हुई। मतलब यह है कि दास श्रम के ऊपर जो दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी उसको खत्म करने वालों की जीत हुई और इसीलिए 1860 के बाद जो 1864 के बाद अमेरिका में जो कानून बने उसके आधार पर दास प्रथा को खत्म कर दिया गया और वे दास जिन्हें पश्चिम अफ्रीका से खरीदकर लाया गया था दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े बागानों में काम करने के लिए, उनको अमेरिका में बसने का ही अधिकार सौंप दिया गया। दोस्तों, दास प्रथा को हालांकि समाप्त कर दिया गया 1864 के बाद और उन्हें अमेरिका में ही बसने और शिक्षा लेने का अधिकार सौंप दिया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि इन लोगों के साथ कभी भी समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। एक व्यवस्था यह थी कि अगर बस में सफर किया जा रहा है और कोई अश्वेत नागरिक यानी कि कोई काला व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है तो गोरे व्यक्ति के आने पर उसे खड़ा हो जाना पड़ता था और सीट दे देनी पड़ती थी। लंबे समय तक यही चलता रहा, लेकिन 1955 ईस्वी में इस घटना में एक बड़ा मोड़ आया। रोजा पार्क्स नाम की एक अश्वेत महिला थी, अफ्रीकी मूल की। वह काम करने के बाद शाम को घर लौट रही थी और जब जिस बस में वह बैठी हुई थी उस बस में उन सबको पीछे की ओर बैठना होता था। अचानक से एक श्वेत नागरिक आया, गोरा व्यक्ति आया और उसने उम्मीद जाहिर की कि रोजा पार्क्स उसको सीट ऑफर करेगी, लेकिन रोजा पार्क्स ने सीट देने से मना कर दिया क्योंकि दिन भर के काम के कारण वह पूरी तरीके से थकी हुई थी। देखते ही देखते बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा गोरे लोगों को सीट देने से मना किया जाने लगा और देखते ही देखते इसने एक पूरे आंदोलन का रूप ले लिया जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट मूवमेंट कहा जाता है। और 1964 ईस्वी में अमेरिका की सरकार ने एक नया कानून बनाया जिसे नागरिक अधिकार अधिनियम सिविल राइट एक्ट कहा जाता है। इस कानून के आधार पर अमेरिका की सरकार ने नस्ल और राष्ट्रीयता के आधार पर यानी कि काले रंग के आधार पर और अफ्रीकी मूल का होने के कारण अश्वेत नागरिकों के साथ जो भेदभाव किया जाता था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और अमेरिका की सरकार ने अश्वेत नागरिकों को ये अधिकार दिए कि वे अपनी इच्छा के अनुसार अमेरिकी महाद्वीप में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अश्वेत बालक, क्योंकि जो वहां के एफ्रो अमेरिकन लोग थे उनके बच्चों को अलग सरकारी स्कूलों में जाना पड़ता था जो उन स्कूलों से पूरी तरीके से अलग थे जो
व्हाइट अमेरिकन लोगों के लिए बनाए गए थे, व्हाइट अमेरिकन लोगों के बच्चों के लिए बनाए गए थे। तो इस एक्ट के द्वारा यह अधिकार उन बच्चों को दिया गया कि वे उन्हीं विद्यालयों में जा सकते हैं जहां व्हाइट अमेरिकन लोगों के बच्चे जाते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी जो अश्वेत अमेरिकी नागरिक थे, जो अफ्रीका मूल के थे, बड़ी संख्या में वो बच्चे हमेशा उसी विद्यालय में जा पाते थे जो गरीबी स्तर के थे, जो सामान्य नागरिकों के लिए बनाए गए थे। क्योंकि कानून बन जाने के बावजूद भी वे इतने समृद्ध नहीं हो पाए थे कि अपने बच्चों को उन समान स्कूलों में भेज सके जहां सफेद अमेरिकी नागरिकों के बच्चे जाते थे। इन स्कूलों में जो सुविधाएं प्रदान की जाती थी वो उन सुविधाओं से बिल्कुल अलग थी, बहुत कम थी जो व्हाइट अमेरिकन लोगों के बच्चों के स्कूलों में प्रदान की जाती थी। लेकिन फिर भी जो बड़े पैमाने पर बच्चों के लिए स्कूल थे के दरवाजे थे वो खोल दिए गए। लेकिन इसके लिए अमेरिकी नागरिकों को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा और यह संघर्ष किसी न किसी रूप में हम दुनिया के हर देश में आज भी देख सकते हैं। दोस्तों अगला बिंदु है लोकतंत्र की चुनौतियां। वर्तमान समय में लोकतंत्र को दुनिया का सबसे प्रभावशाली, सबसे पसंद किया जाने वाला शासन माना जाता है, क्योंकि यह लोगों को उनकी इच्छा के अनुरूप जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। और लोकतांत्रिक शासन अलग अलग तरह से समानता स्थापित करने में लगे रहते हैं। बहुत सारे लोकतंत्रों में तो समानता स्थापित भी की जा चुकी है, लेकिन फिर भी अनेक समूह ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में और अधिक समानता की मांग करते रहते हैं। क्योंकि समानता एक ऐसी अवधारणा है जिसको पूरी तरीके से किसी भी रूप में कभी भी स्थापित नहीं किया जा सकता। इसीलिए लोगों के समूह, दबाव समूह हमेशा सरकार पर और अधिक दबाव डालते रहते हैं ताकि और अधिक नए मायनों में समानता को स्थापित किया जा सके। तो दोस्तों समानता पर यह था हमारी वीडियो का दूसरा भाग, जिसमें हमने अमेरिकी महाद्वीप में रंग के आधार पर होने वाली असमानता का अध्ययन किया और साथ ही देखा कि किस तरीके से असमान व्यवहार व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और किस तरीके से असमान व्यवहार के कारण व्यक्ति उन ऊंचाइयों को छूने से महरूम रह जाता है जो समान व्यवहार पाकर व्यक्ति हासिल कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ मेरे इस चैनल को शेयर करें ताकि यह मदद उन लोगों तक भी पहुंच सके जो वास्तव में इसके हकदार हैं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।